संजीवनी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन की जल धाराओं के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैं अटलांटिक महासागर की जल धाराओं और प्रशांत महासागर की जल धाराओं के विषय में मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज क्या क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए ताकि पता चलते रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंद महासागर की जल धाराएं। हिंद महासागर की जल धाराएं सेम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम लोग इसके पहले वाले क्लास में अटलांटिक और प्रशांत महासागर के जल धाराओं को पहले एरो के रूप में हम लोग खींचे थे। तो पहले एरो के रूप में खींच लेंगे, उसके बाद किस जल धारा का क्या नाम है उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे। अब यहाँ ये देखिएगा, यही आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। अगर अगल बगल के देशों की बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हम लोगों का इंडिया है, ये इंडोनेशिया है, ये अफ्रीका महादेश है, ठीक। और ये बीच वाला पार्ट जो है इंडियन ओशियन है। पहले एरो खींच लेंगे और उसके बाद किस जल धारा का नाम क्या है अलग से हम लोग लिखेंगे। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। बस इतना ही महत्वपूर्ण जल धारा हिंद महासागर में है। अब इसमें एक एक जल धारा का नाम क्या है हम लोग अलग से उसको लिखेंगे। तो एक नंबर दक्षिणी पश्चिमी विषुवतरेखीय जलधारा, और ये कैसा होगा तो गर्म होगा। अटलांटिक और प्रशांत महासागर में मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जो जल धारा होगी वो गर्म होगी, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने वाली जल धारा ठंडी होगी। तो यहाँ 1 नंबर जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है तो स्वाभाविक है गर्म होगा। 2 नंबर उत्तर पूर्वी विषुवतरेखीय जलधारा, और ये कैसा होगा तो देखिएगा ऊपर से मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है तो ये कोल्ड होगी, ठंडी होगी। 3 नंबर, अब यहां देखिएगा 3 नंबर, यहां जो देश दिख रहा है ये मेडागास्कर है, और यहां बगल में जो देश दिख रहा है ये वाला, ये मोजाम्बिक है। तो 3 नंबर मेडागास्कर के बगल से जलधारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम मेडागास्कर जलधारा, और ये भी गर्म होगा क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। 4 नंबर मोजाम्बिक जलधारा, और यह भी गर्म होगा। 5 नंबर अगुलहास जलधारा, और यह भी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है इसलिए गर्म होगा। अगला जलधारा देखिएगा, छह नंबर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, छह नंबर आप देखिएगा यह ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है इसलिए स्वाभाविक है कोल्ड होगा, ठंडी होगा, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती है इसलिए इसका नाम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। बस अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मामले हैं
वो है इन जलधाराओं का प्रभाव। जैसा कि आपने देखा होगा, इसके पहले भी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के जलधाराओं के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने वहां बताया था। तो यहां भी हिंद महासागर की जलधाराओं का तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण मामला है। ठीक, तो एक नंबर जिसका नाम देखिएगा दक्षिणी पश्चिमी विषुवतरेखीय जलधारा है ना। देखिए, डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन, दिशा का निर्धारण जिधर से जलधारा हो या पवन हो, हवा हो, जिधर से आती है उधर से उसका निर्धारण किया जाता है। ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपका दाहिना हाथ पूरब होता है और बायां हाथ पश्चिम होता है। तो ये किधर से आ रही है? दक्षिण पश्चिम से। तो ध्यान रखेंगे, जो भारतीय मानसून है, इस भारतीय मानसून का जो आगमन होता है इसी दक्षिण पश्चिम विषुवतरेखीय जलधारा के साथ होता है। सवाल भी पूछे जाते हैं कि भारतीय मानसून का आगमन किस दिशा से होता है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दक्षिण पश्चिम से भारतीय मानसून का आगमन होता है और इसी जलधारा के साथ, दक्षिण पश्चिम विषुवतरेखीय जलधारा के साथ भारतीय मानसून का आगमन होता है। ये मानसून जो है सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर 1 जून को पहुंचती है। इसके बाद धीरे धीरे इस मानसून का प्रभाव पूरे भारत में पड़ता है और इसी मानसून से भारत में अधिकतर वर्षा होती है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब मैं प्रशांत महासागर की जलधारा पढ़ा रहा था तो उसमें एक जलधारा अल नीनो आया था। अल नीनो जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, पेरू के पश्चिमी तट से निकलती है और पेरू के पश्चिमी तट से निकल करके ऐसे ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। तो आपको हमने वहां भी बताया था कि अल नीनो का जो प्रभाव है वो भारतीय मानसून को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर अल नीनो का प्रभाव क्षेत्र जितना ही बंगाल की खाड़ी तक आएगा, भारतीय मानसून मजबूत होगा और भारत में व्यापक वर्षा होती है। अगर अल नीनो का प्रभाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से दूर रह जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय मानसून कमजोर होगा और भारत में सूखा पड़ने की आशंका होती है। तो अब यहां गौर से समझिएगा, ये अल नीनो जो कि गर्म जलधारा है, यदि ये बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती है तो ये चूंकि गर्म जलधारा है तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के पानी का, और टेम्परेचर यानी तापमान और दाब यानी प्रेशर एक दूसरे का व्युत कर्मानुपाती होता है, उल्टा होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा यानी निम्न होगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। तो अल नीनो का प्रभाव क्षेत्र अगर बंगाल की खाड़ी तक आ जाती है तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर बंगाल की खाड़ी के पानी का बढ़ जाएगा और इस क्षेत्र में लो प्रेशर यानी निम्न दाब की स्थिति बनेगी। और ऐसी स्थिति में जो दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि लो प्रेशर का क्षेत्र है, स्वाभाविक है ज्यादा ये आएगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय मानसून मजबूत होगा और भारत में व्यापक वर्षा होगा। ठीक, अब इसी प्रकार से अगर अल नीनो का प्रभाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से अगर दूर रह जाता है तो ऐसी स्थिति में बंगाल की खाड़ी के पानी का टेम्परेचर लो रह जाएगा, कम रह जाएगा। ऐसी स्थिति में बंगाल की खाड़ी में उच्च दाब की स्थिति बनेगा, हाई प्रेशर की स्थिति बनेगा, और ऐसी स्थिति में दक्षिण पश्चिम से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो कमजोर होगा और ऐसी स्थिति में भारत में वर्षा बहुत कम होगा और भारत में सूखा पड़ने की आशंका पड़ेगी।
तो ये रहा 1 नंबर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हो गया। अब 2 नंबर की जलधारा का क्या प्रभाव होगा। 2 नंबर का जो डायरेक्शन है, दिशा है, ये उत्तर पूर्व दिशा से है। और ध्यान रखेंगे इसी उत्तर पूर्वी विषुवतरेखीय जलधारा के साथ भारतीय मानसून वापस लौट जाता है। वापस लौटती हुई भारतीय मानसून का जो दिशा होता है वो उत्तर पूर्व से होता है। ठीक, उत्तर पूर्व से होता है। और इस उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटती हुई मानसून से ये भारत का जो पूर्वी तट का नीचे वाला इलाका है, इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो इस लौटती हुई मानसून से, क्योंकि इस दिशा से ये लौट रहा है, तो ये भारत के नीचे का दक्षिण का जो पूर्वी वाला तटीय भाग है उससे ये मानसून टकराता है। और इस लौटती हुई मानसून से कोरोमंडल तट पर ठंडा के मौसम में वर्षा होता है। इस लौटती हुई मानसून से शीत ऋतु भी इसको बोलते हैं। शीत ऋतु मतलब ठंडा का सीजन। शीत ऋतु में इस लौटती हुई मानसून से जो तमिलनाडु और कुछ आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती इलाका है, इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। और इस तटवर्ती इलाके में ठंडे के मौसम में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अक्सर आप न्यूज में भी देखिएगा, जब ठंडा जनवरी फरवरी का सीजन रहता है तो अक्सर देखिएगा चेन्नई वगैरह में भारी वर्षा होती है और बाढ़ की भी आशंका कभी कभी बन जाती है। तो यह रहा आपका 2 नंबर का प्रभाव। अब आगे प्रभाव हम लोग देखेंगे ये 6 नंबर का। 6 नंबर जिसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ध्यान रखेंगे ये ठंडी जलधारा है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में भी मैंने आपको बताया था, जिस तटवर्ती भाग में ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी उसके बगल में मरुस्थल का निर्माण होता है, डेजर्ट का निर्माण होता है। आपने देखा होगा अटलांटिक और प्रशांत वाले क्लास में कि जहां जहां ठंडी जलधारा है वहां वहां मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो यहां भी मरुस्थल का निर्माण होगा, क्योंकि ठंडी जलधारा है। निकट के ठंडी जलधारा होने की वजह से निकट के जो भूभाग होते हैं वहां वर्षा बहुत कम हो पाती है और वर्षा कम होने की वजह से मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अब यहां यह ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में मुख्य रूप से 3 मरुस्थल आते हैं। पहला इसमें है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, दूसरा है गिब्सन मरुस्थल, और तीसरा है विक्टोरियन मरुस्थल। ठीक, ये तीनों मरुस्थल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी वीवीआई है और ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल का ही भाग है। लेकिन एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल नहीं पूछता है, ज्यादातर इन्हीं मरुस्थलों के विषय में पूछा जाता है कि इनकी स्थिति किस देश में है। ठीक, तो ये रहा आपका हिंद महासागर की जलधारा और उसके तटवर्ती क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज का क्लास आपका इतना ही।